Today we are going to discuss this very crucial topic of undergraduate cytology. This is endoplasmic reticulum. So today we are going to discuss it in detail. So ये जो वर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नज़र आ रहा है, ये दो वर्ड से हासिल किया गया है, डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स. एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मा प्लाज्मिक मीन प्लाज्मिक स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर. रेटिकुलम इज जस्ट लाइक आपने कोई बहुत ज़्यादा नेटवर्क बना लिया, जैसे आपको याद हो रेटिकुलेट फॉर्मेशन प्लांट्स में पढ़ा था. इस तरह से रेटिकुलम का जनरल जो मतलब होता है ना, वो होता है नेटवर्क्स. सो इट इज़ इनसाइड द मेम्ब्रेन आ नेटवर्क. मगर ये नेटवर्क किससे मिलके बना है? ये नेटवर्क मिलके बना है मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर से. ठीक है, तो बेसिकली ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी इसका ये भी एक प्लाज्मिक स्ट्रक्चर है ना, प्लाज्मा से मिलके प्लाज्मिक मेम्ब्रेन. दिस इज सिस्टर ने नॉट माय ड्राइंग स्कूल. ओके, सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड एक नेटवर्क है जो प्लाज्मिक कंपोनेंट से मिलके बना है. ये सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. और जो 10% हमारे पूरे सेल का, एनिमल सेल का जो वॉल्यूम होता है, वो यही बनाता है. वॉल्यूम समझते हैं, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की एक मास ने, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम. और प्लांट सेल में वो काम कौन करता है? वैक्यूल, क्योंकि वैक्यूल सबसे ज़्यादा लार्ज होता है एनिमल प्लांट सेल में, आई मीन. एंड जो एनिमल सेल है उसमें ये 10% ऑक्यूपाई करते हैं. MCQ बन सकते हैं. हमने पढ़ी है एवोल्यूशन में मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी. तो उसमें कहते हैं कि जो जीनोम था बेसिकली, उसमें जो थे डिफरेंट DNA था, रेप्लिकेट हुआ, और जो मेम्ब्रेन थी वो इनक्लोज हुई, इन्वेजिनेट हुई. ये लिन मार्गुलिस ने रिप्रेजेंट की थी. लिन मार्गुलिस ने, ठीक है, साइंटिस्ट है. चैप्टर 24 एवोल्यूशन है. एक एंडोसिम्बियोट है, दूसरी जो थ्योरी है वो यही है. तो बेसिकली उससे जो स्ट्रक्चर हमारे पास डिराइव है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर, उसमें से एक था हमारे पास यही ट्यूब्यूलर नेटवर्क, जो कि वक्त के साथ साथ डेवलप होके बन गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. याद करनी है एक सीक्वेंस. न्यूक्लियोलस होता है सबसे पहले हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या बनता है? राइबोसोमल RNA. ठीक है, rRNA. फिर उसके साथ अटैच होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्यों रफ कहते हैं? उसके ऊपर ना खुरदरा सा ये स्ट्रक्चर देता है राइबोसोम अटैच जब होता है उसकी सरफेस से. और उसके बाद होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, ये दो तीन चीज़ें आपने याद रखनी होंगी. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस इन मोर डिटेल. सो देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एक वो रफ जिसके साथ वो है राइबोसोम अटैच है, और एक विदाउट राइबोसोम है. तो बेसिकली हमने डिस्कस किए, जैसे सार्कोप्लाज्म, आपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्को कहते हैं मसल को, तो पढ़ा होगा चैप्टर 2 में, सेकेंड ईयर में. स्लाइड ब्रिज मॉडल, जिसमें कैल्शियम टी ट्यूब्यूल्स में स्टोर होती है और फिर वो रिलीज़ होती है. बेसिकली वहाँ प्रोटीन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि उसको ATP यूज़ करने के बाद जो है अलाउ करती है उस कैल्शियम के चैनल को खुलने के लिए. खैर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी. तो ये जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होती है. और आपने नोट किया होगा जब आप सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पढ़ रहे थे, तो उसमें वो राइबोसोम नहीं थे उसमें. ठीक है, तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती. बेसिकली उसका पर्पस डिफरेंट है, स्टोरेज पर्पस है वहाँ पे. और राइबोसोम जब अटैच होते हैं सिस्टर्ने से, ये जो फेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एर्गेस्ट्रोप्लाज्म. यही एर्गेस्ट्रोप्लाज्म अगर न्यूरॉन में हो, जैसे सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आया था व्हाट इज़ निसल ग्रेन्यूल, तो राइबोसोम जो होती है अटैच होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. और उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, आई गेस वो थे, माइक्रोफिलामेंट होते हैं. तो ये जो और डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो उससे मिलके बनता है न्यूरॉन में निसल्स ग्रैन्यूल. तो इसी एर्गेस्ट्रोप्लाज्म को हम निसल ग्रैन्यूल भी कहते हैं, सिंपल वर्ड में. डिस्कवर कहाँ से हुए? ये जो सारे हमारे पास सेल के ऑर्गेनल के जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास आते हैं माइक्रोस्कोपी से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से. 1945 में केथ आर पोर्टर साइंटिस्ट है, और एल्बर्ट क्लॉड ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखा कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, और जो कि साइटोप्लाज्म तक एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है ना बेसिकली. तो उन्होंने
इसके बारे में क्या आशा आई कि कहाँ से डेवलप हुआ होगा, तो उन्होंने यूकेरियोटिक सेल का एवोल्यूशन पढ़ा। तो आपने एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस में ये पढ़ा था कि वो तो बैक्टीरिया ने इनगल्फ कर दिया, मगर जो दूसरी एक हाइपोथेसिस थी जो थी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी, जो प्रीवियसली डिस्क्राइब कर दी है मैंने, उसकी मदद से उसने कहा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, उसने न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मटेरियल जो है जो सारे सेल्स थे उन्होंने क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया। ये बात याद रखनी है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है। डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल नहीं है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये इन्वेजिनेशन वक्त के साथ साथ इवॉल्व होती गई और आज हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में है यूकेरियोटिक सेल में, जो कि 1.5 बिलियन ईयर्स अगो एवॉल्व हुआ था, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था उसमें फॉस्फोलिपिड थे, जैसे लेसिथिन था, उसके अलावा स्फिंगोसीन्स पड़े होंगे, और ग्लाइकोकैलिक्स बनता है आउटर सरफेस में, और इनर लीफ में फॉस्फेटिडाइल सीरीन प्रेजेंट होता है और फॉस्फेटिडाइल कुलीन, इस तरह से डिफरेंट फैटी एसिड्स और स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसीन्स कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना है हमारी लिपिड बायलेयर। इस तरह से यहाँ पे भी फॉस्फोलिपिड से मिलके बना है कोलेस्ट्रॉल और मेम्ब्रेन प्रोटीन से, एनालॉगस है ये थोड़ा सेल मेम्ब्रेन से। तो इसमें बेसिकली डिपेंड करता है सेल टू सेल के क्या इसके मतलब कितना फैलाव होगा इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है इसके स्ट्रक्चर की चेंजिंग और डायनामिक होने की। ओके, दे वेरी इन साइज एंड शेप वेरी करते सेल टू सेल, ठीक है। वो टी ट्यूब्यूल की फॉर्म में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होगा, मतलब मसल में, इस तरह डिफरेंट सेल पे डिपेंड करता है। और जैसे कि लिवर के अंदर एक अलग फंक्शन है इनका हेपेटोसाइट्स में। द मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों होती है रफ, क्योंकि राइबोसोम आउटर सरफेस पे अटैच मिलते हैं, ठीक है। और जो स्मूथ है उसमें नहीं प्रेजेंट होते, तो वो स्मूथ सरफेस नज़र आती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग। वेट अ मिनट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्क्राइब कर रहे हैं अब हम। आर इज करेक्टराइज बाय इट्स रफ अपीयरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या अटैच होते हैं हमारे पास, राइबोसोम्स। क्या अटैच है, राइबोसोम। राइबोसोम और आर सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम क्या करते हैं, पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में क्रोमोसोम से, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज़ प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोलस, जिसमें बनता है mRNA, सॉरी rRNA बनता है। अगेन देख लें, rRNA बनता है न्यूक्लियोलस में, rRNA न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो डार्क स्ट्रेन स्ट्रक्चर होता है, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, उससे बनता है mRNA मैसेंजर आरएनए। तीन तरह के होते हैं ना, ट्रांसफ़र भी होता है एक, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए बनता है उससे। तो बेसिकली इससे प्रोटीन बनानी है, क्योंकि ये एंडो न्यूक्लियोलस के सीधा बाहर मैंने क्या बताया था, क्या वो सीक्वेंस क्यों बताई थी। उसके बाद क्या होता है हमारे पास रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उधर होता है राइबोसोम। तो एक वो सेंट्रल डोग्मा का जो प्रोसेस है वो क्लियर होता है। Ribosome on the RER surface protein are destined for secretion. Protein can be secreted, okay, incorporated, यानी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाए या फिर ट्रांसपोर्ट हो जाए, या डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के पास डिक्टायोसोम गोल्गी अपरेटस के पास जाती है प्रोटीन, वो देखेंगे हम आगे। इंटीरियर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज ल्यूमिन। ल्यूमिन हम कहते हैं किसी भी ऐसे सरफेस को जो कि ये देखो, ये इस तरह की खाली कैविटी इनसाइड, ये जो खाली कैविटी स्पेस है इसको ल्यूमिन बोलते हैं। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है, ये कंपार्टमेंट के अंदर जो खाली जगह नज़र आ इसे ल्यूमिन बोला जाता है, ठीक है। ल्यूमिन का दूसरा नाम है सिस्टर्नल स्पेस। सिस्टर्नल स्पेस, ये सिस्टर्न है सारे, ठीक है। इसको इज अ कंपार्टमेंट वेयर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय द अटैच्ड राइबोसोम एंटर। अब क्या होता है, अगर प्रोटीन बन गई, अमीनो एसिड बन गया, मगर आपने पढ़ा होगा उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहले तो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, डिपेंड करता है कौन सी प्रोटीन है। तो वो अब यहाँ से जब ये तो बन गया, अमीनो एसिड्स लग गए एंड ऑल दैट, वो जो चेन पड़ी है आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिसमें कोडॉन एंटी कोडॉन फॉर्मेशन है ना,
उसके बाद यूँ एक चेन रिलीज़ होती थी जिसमें अमीनो एसिड्स लगे थे, ग्लाइसिन हो गया, वेलिन हो गया, एलानिन हो गया, सो फोर्थ एंड सो ऑन, इस तरह से चेन। अब उस चेन से जाके क्या बने, प्रोटीन ऐसे तो नहीं होती सीधा, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बन जाता है, बाकी स्ट्रक्चर कहाँ बनेंगे, तो वो यहाँ पे मॉडिफाई होती है। कहाँ? यहाँ पे ल्यूमिन में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि वो कहाँ मॉडिफाई होती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन की जो साइट है वो है ल्यूमिन, रिमेंबर इट। नेक्स्ट, फोल्डिंग। फोल्ड होगी, लाइक अल्फ़ा हो सकती है, बीटा प्लेटेड हो सकती है, फिर उसके बाद डिफरेंट इसका स्ट्रक्चर बीट्स की शेप में, सेकेंडरी और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फिर उसमें इंट्रैक्शन होती है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन आई गेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनते हैं कुछ प्रोटीन में, खैर वो आगे की बात है। फोल्डिंग होती है और मॉडिफिकेशन होती है, यानी उस अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्वार्टिनरी है तो कोई अलग स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो फोल्ड होगी। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ से ना एक और चीज़ याद रखना, ये प्रोटीन से रिलेटेड चीज़ों को डील करती है, रफ एंडोप्लाज्मिक। आरएनए, राइबोसोम प्रेजेंट है, आर से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर से राइबोसोम, और ये प्रोटीन से रिलेटेड सारे, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लिख लें ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के साथ ये क्या करती है, डील करती है। स्मूथ जो है ना हमारे पास, ये लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म के साथ, लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ ये डील करेगी। अब वो कैसे करेगी वो हम डिस्कस करते हैं, कोई मसला नहीं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लैक्स द राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, नहीं प्रेजेंट होते, गिविंग इट अ स्मूथ अपीयरेंस अंडर अ माइक्रोस्कोप। पूछेगा क्यों स्मूथ है ये, तो वजह ये है क्योंकि उसमें कोई राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते। इट इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबोलाइज करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करेगी, ये हम पढ़ेंगे, इसलिए तो कह रही हूँ लिवर सेल में प्रेजेंट होते हैं, एक रोल है इसका। लिपिड क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन, SSCRD पढ़ा होगा, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। ये लिवर के फंक्शंस हैं, सेकेंड ईयर में पहला चैप्टर है, होम्योस्टेसिस, उसमें है ये गिवन। ठीक है, तो लिवर का ये एक रोल है हमारी बॉडी में, और कैल्शियम स्टोरेज, जैसे कि वो सार्कोप्लाज्म में कर रही टी ट्यूब्यूल बना के। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिपिड ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, आगे स्टडी करेंगे कैसे करता है ये सब। The smooth endoplasmic reticulum often form tubular structure, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, टी ट्यूब्यूल्स का पड़ा होगा। देन मे बी इंटरकनेक्टेड, ओके, वैसे भी ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाती है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर लाइक यूँ। ठीक है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो, कनेक्ट हो। एंड क्यों होता है ऐसा, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, जब इंटरकनेक्टेड एक पाथवे बन जाएगा, एक रोड सी बन जाएगी जो एक दूसरे के साथ लिंक है, तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट आसान हो जाएगी, किसकी, मटेरियल की, और उनका एक्सचेंज आसान हो जाएगा विद इन द ऑर्गेनल। क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से प्रोटीन बन के मॉडिफाई होके आगे जाती है, तो फिर उसने आगे ट्रांसपोर्ट भी करना है। ठीक है, और डिफरेंट मटेरियल वेजिकल बनेगी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, तो उसके लिए जो बेसिकली हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है मदद करेगा, ये जो चैनलिंग है ये मदद करेगी। यहाँ पे ये यहाँ से निकलेगा, और लाइक समथिंग, ये प्रोटीन हमारे पास यहाँ से निकली है वेजिकल में से, इस इंटरनल न्यूमन में से, सिस्टर्नल स्पेस में से। ठीक है, फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा वेजिकल, और ये डिक्टायोसोम के पास जाएगा, सिस फेस और ट्रांस फेस इसका, गोल्गी बॉडी या डिक्टायोसोम का। फिर सिस्टर्ने बेसिकली है ये भी इसी का पोर्शन है। ठीक है, जब हम इसको पढ़ेंगे ना गोल्गी बॉडी, इसको ये और इसकी एनाटॉमी क्लियर हो जाएगी। फिर ये इसके साथ सेकेंडरी वेजिकल, सिक्रीटरी वेजिकल। अब इसकी मॉडिफाई, एक पूरा प्रोसेस है जिसमें मॉडिफाई होती है प्रोटीन, उसकी पैकेजिंग होती है, फिर वो आगे जाके इस सेल से रिलीज होती है, फिर प्रोटीन रिमूव होती है, ये सारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट। कनेक्टिविटी यानी कनेक्शन, अब इसमें भी वही रोल टिब्यूल्स का, और ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू अदर सेल ऑर्गेनल इंक्लूडिंग गोल्जी अपरेटस। मैंने अभी बताया कि गोल्जी बॉडीज भी इसी से एमिनेट होती हैं, यानी इसी का मतलब एक मॉडिफाइड वर्जन है, वेजिकल्स जो बनती हैं बेसिकली, डिक्टायोसोम्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी इसका एक रिलेशन है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ एन एनालॉगस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन तकरीबन सेम होती है, स्फिंगोसिन वगैरह प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ ये अटैच होती है, नोट किया होगा मैंने, लिखवाई थी सीक्वेंस, न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है,
न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होती है, न्यूक्लियोलस होता है, फिर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, ठीक है। उसकी आउटर सरफेस के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और फिर उसके आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर डिक्टायोसोम उसी से रिलीज हो रहे होते हैं, मतलब उससे बनते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो एक उसका सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेज होता है, फॉर्मिंग फेज, और दूसरा एक और फेज भी होता है। इट सर्व एज अ मेजर साइट फॉर प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। लिपिड और प्रोटीन बनाने की जो बेसिक ये है जगह, क्या है वो, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो अब हमारी बॉडी में ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है प्रोटीन, ज़्यादातर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स पढ़े होंगे चैप्टर 2 में फर्स्ट ईयर के। तो इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन तो चलो आ गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ग्लूकोज कहाँ से आएगी? ग्लूकोज का जो सोर्सिंग ये जो करेगी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगी, ठीक है। और मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटीन डिस्टाइंड फॉर सिक्रीशन, ठीक है। ये साइट है प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस की एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसको मॉडिफाई करेगी इस तरह से, ठीक है, फॉर सिक्रीशन, उसकी रिलीज के लिए, ठीक है, या फिर मेम्ब्रेन इंसर्शन, या फिर मेम्ब्रेन इंसर्शन यानी बिकम द पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या तो उसका पार्ट बन जाएगी। डिपेंड करता है प्रोटीन क्या है, उसने क्या फंक्शन आगे परफॉर्म करना है। तो ये जो रोल है उसको तैयार करने का, ये किसका है हमारे पास, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और इसकी मॉडिफिकेशन में स्पेशली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डायनामिक प्रॉपर्टीज़ यानी वेरी करने वाली प्रॉपर्टीज़, जो कि एक तरफ से रुकी ना हो, जिसमें चेंजिंग आती रहे, डायनामिक कहते हैं उसको। डेल्टा से शो करते हैं डायनामिसिटी को। खैर, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाईली डायनामिक विद मेम्ब्रेन, ट्यूब्यूल एंड सैक कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग। ये हर वक्त बन रहे होते हैं। डिपेंड करता है ना कितनी प्रोटीन बननी चाहिए, कौन सा सेल है, क्या उसका फंक्शन है, डिपेंड करता है। एक्सपैंड करती हैं ये, और रिट्रैक्टिंग यानी अपना जिसका स्ट्रक्चर है रुक भी जाता है, मतलब घट जाता है, एक्सपैंड होता है, और इस तरह से रिप्रेस भी हो जाता है। इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर नीड, सेल के अकॉर्डिंग, जितनी उसका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। अब हर वक्त प्रोटीन भी नहीं चाहिए होती, डिफ़र करती है उसकी नीड के अकॉर्डिंग, ये जो है पूरा स्ट्रक्चर वर्क करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंडरगो कॉन्टिन्यूस रीमॉडलिंग, यही बात कि वो स्ट्रक्चर नीड वेरी करती है, तो फिर रीमॉडल भी होता है और रीशेप भी करती है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू अकोमोडेट चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। सेल की नीड के अकॉर्डिंग जैसे सेल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा, उसी हिसाब से इसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम नोट करेंगे, जो नोट्स हैं बेसिकली ये, ठीक है। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से याद रहना चाहिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, लिपिड को मेटाबोलाइज करेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से याद रहना चाहिए, प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म है। कॉम्पोजिशन पे देखते हैं, ये थोड़ा साफ डायग्राम नहीं, बट आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। ये इनर न्यूक्लियर इन्वेलप है, लगना चाहिए वैसे न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये आउटर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। इनर पोर्शन है ये, दिस वन, ये न्यूक्लियोलस है, ये इनर न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। और ये जो ये वाला हिस्सा है, ये आउटर न्यूक्लियर इन्वेलप है। उसके साथ आउटर के साथ जो ये है, उसके साथ अटैच है RER, जिसमें हमारे पास क्या है, एर्गेस्टोप्लाज्म बना हुआ है। एर्गेस्टोप्लाज्म याद है, राइबोसोम अटैच है उसके साथ। और ये स्मूथ फेस है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल। 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। डिस्कस करते हैं इसको। सिस्टर्ने क्या होते हैं, फ्लैट मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन और कॉल्ड सिस्टर्ने, मैंने पहले ही बनाया हुआ था, सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट कम्प्रिहेंसिवली। मगर वो पहले समझ ना आती अगर मैं बुक को ना बताती, तो यहाँ से भी समझ आ जाएगी। मेरा मकसद है थोड़ू तैयार करवाना इस टॉपिक को। तो फ्लैट मेम्ब्रेनियस एक्सटेंशन आर कॉल्ड सिस्टर्ने। देखें, ये फ्लैट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्ने फेस है इसका, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉन्टीन्यूस, ये 1, ये 2 और ये 3, ये ट्यूब्यूल्स की तरह, ये ट्यूब्स जैसे होती है ना, उस तरह से ट्यूब्यूल, ठीक है। और कनेक्टर ऑफ सिस्टर्ने इज कॉल्ड ट्यूब्यूल। देखा, ये नोट्स में और क्लियर हो जाएगा आपको।
अब ये तो थी सिस्टर्न, ये जो फेस थे, ठीक है, और ये इनको जोड़ने के लिए जो एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नज़र आ रही हूँ, ऐसे ऐसे, तो ये सारा तो सिस्टर्न है, मगर इसको जोड़ कौन रहा है? ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, तो उसको ट्यूब्यूल कहते हैं जिससे जोड़ रहा होता है। वेजिकल्स कैसे एक्ट करती हैं? वेजिकल और एक्ट एज ट्रांस, अभी हमने दो बातें की, सिस्टर्ने क्या थी और ट्यूब्यूल क्या है। अब हम वेजिकल की बात करते हैं। वेजिकल कहते हैं थैलियों को, ठीक है। वेजिकल एक्ट एज ट्रांसपोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर, ये गोल्जी बॉडीज जो बनती हैं बेसिकली, गोल्जी वेजिकल जिन्हें हम कहते हैं, कभी नोट किए वेजिकल क्यों कहते हैं? ये भी इसी स्ट्रक्चर से डिराइव होती हैं। डेरिवेटिव ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड गोल्गी वेजिकल, और ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। अच्छा, ये नोट करो, ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेट सपोज ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका ये स्ट्रक्चर है, ये जगह खाली है सारी इसकी, ठीक है। इसको हम कहेंगे ल्यूमेन, क्या कहेंगे? ल्यूमेन, ये जो स्पेस है, ल्यूमेन या इनर कैविटी, तो इसको ल्यूमेन कहेंगे। मगर अगर ये राइबोसोम, अगर ये रफ है, तो फिर ये जो रफ है इस पर राइबोसोम आउटर सरफेस पे लगे होते हैं, ठीक है, और ये इनर खाली है, तो इधर बनेगी क्या होगा? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होगी, फिर इधर क्या होगी? प्रोटीन मॉडिफाई होगी, किसमें? इस ल्यूमेन में। Endoplasmic reticulum alone contribute 50% membrane of all membrane present into the cell. ये जो सारी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होती हैं, टोटल मेम्ब्रेन जो सारा स्ट्रक्चर है, इसमें 50% जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनसाइड जो ऑर्गेनेल्स होती हैं डिफरेंट, जैसे हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब में से 50% जो रोल होता है वो कौन प्ले करती है? खाली ER, क्योंकि बनी ही सिर्फ मेम्ब्रेन से है, ठीक है। तो जो सारी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन है इसमें से 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका, और 10% टोटल वॉल्यूम ऑफ द एनिमल सेल भी इसका है, क्योंकि प्लांट सेल में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वो ज़्यादातर वैक्यूल का होता है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करते हैं। ट्यूब्यूल इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मोस्टली डेवलप, इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ट्यूब्यूल्स हैं जो बेसिकली ज्वाइन करते हैं किसको? सिस्टर्नेस को, वो क्या है? डेवलप हैं। अभी इसकी वजह भी आगे पता लगेगी। और जो सिस्टर्ने हैं वो मोर डेवलप्ड हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। ये दो चीज़ें, सिस्टर्ने किस में है? रफ में, और ये जो है ट्यूब्यूल ये किस में है? स्मूथ में, ठीक है। ये याद रखनी है, ये बात आगे समझ आएगी। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, क्या है इसकी एक्टिविटीज़? प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, प्रोटीन की मॉडिफिकेशन है, ठीक है, और इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म है। ये कहाँ एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है? ल्यूमेन के अंदर, उसी कैविटी के अंदर। ये है पर्टिकुलरली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये ल्यूमेन प्रेजेंट होती है और रफ में भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अकर इन द सरफेस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसकी सरफेस पे ज़्यादा होती हैं। प्रोटीन होती है ना बेसिकली, वो डेवलप होती है बेसिकली आउटर सरफेस पे, राइबोसोम वगैरह होते हैं, ठीक है। और जो ट्यूब्यूल होते हैं वो भी आउटर सरफेस पे ही हूँ, ये सारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होती है। और जो इसका है, ये ट्यूब्यूल्स बेसिकली इसमें डेवलप होते हैं, है ना। यहाँ पे ट्यूब्यूल्स आर मोर डेवलप्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिस्टर्ने आर डेवलप्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे था सिस्टर्ने, सिस्टर्ने फेसिस को कहते हैं ना, ये फेस, और ट्यूब्यूल उसको जोड़ने वाला, तो यहाँ पे सिस्टर्ने। यहाँ पे बेसिकली जो है राइबोसोम जाके अटैच होते हैं, तो यहाँ पे राइबोसोम उतने ज़्यादा, जितने सिस्टर्ने का जो होगा एरिया वो ज़्यादा होगा, लाइक अगर यूँ इतना इसके फेसेस होंगे, ज़्यादा सिस्टर्ने होंगे, ये देखो ज़्यादा ही अटैच होंगे, और ज़्यादा ही RER की एक्टिविटी परफॉर्म हो सकेगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा सरफेस एरिया होगा, ज़्यादा साइट ऑफ अटैचमेंट होगी, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये इसे ट्यूब्यूल कहते हैं, और ये जो बाकी है ना ये स्ट्रक्चर
इसको सिस्टरने कहा जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन द सरफेस ऑफ राइबोसोम, सरफेस ऑफ राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, और जब वो सिंथेसाइज होती है तो वो ट्रांसपोर्ट होके चल जाती है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। हमने कहा था इसके सिस्टरने जो होता है वो ज़्यादा होता है, किस में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और इसका ट्यूब्यूल ज़्यादा होते हैं। ट्यूब्यूल में बेसिकली क्यों ज़्यादा होगी, जितना ट्यूब्यूल ज़्यादा होंगे उतना ल्यूमेन का एरिया जो है इंक्रीज़ करेगा, और ज़्यादातर इसकी एक्टिविटी ल्यूमेन में परफॉर्म होती है क्योंकि प्रोटीन मॉडिफाई उधर ही होती है। ऑल ग्लाइसरोल बेस्ड फॉस्फोलिपिड, बेसिकली इसके जो सारे फंक्शन हैं वो इधर मैंने लिख दिए हैं, सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। मेनली कंसर्न विद लिपिड मेटाबॉलिज्म एज वी डिस्कस प्रीवियसली, और रफ वाली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ऑल ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड आर बायोसिंथेसाइज्ड। यहाँ पे हमने सारे ग्लिसरॉल बेस्ड, ग्लिसरॉल पता है ना, 3 कार्बन अल्कोहल है ना, ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप इनमें अटैच होता है, जैसे कि लेसिथिन होता है हमारे पास, याद होगा लेसिथिन, ये एक ट्रांस सिस स्ट्रक्चर और ट्रांस स्ट्रक्चर, यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सिस स्ट्रक्चर था सिस स्ट्रक्चर होता है ये, और यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसलिए बेंड है, ठीक है, और ये फ्लूइडिटी में एक रोल प्ले करते हैं। ऐसे ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड जो होते हैं यहाँ पे बनते हैं, एग्जांपल में फॉस्फेटिडाइल इनिसिटॉल, फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन, फॉस्फेटिडाइल कुलीन एंड सीरीन, यानी फॉस्फेटिडाइल कुलीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन यहाँ पे बनते हैं। पहला इसका फंक्शन क्लियर हो गया। नंबर 2, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, असाइल ग्लिसरॉल पढ़ा होगा। न्यूट्रल फैट्स जो कि एक अल्कोहल के और एक फैटी एसिड के रिएक्शन से मिलके बनते हैं, वो भी यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, स्टोर्ड फैट की तरह एक्ट करते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, और ये ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। इसकी फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि सारा लिपिड के साथ डील करेगा और मॉडिफिकेशन के साथ। कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल भी इधर बनता है, बायोसिंथेसिस यानी बायोलॉजिकली फॉर्म। बाइल सॉल्ट जो पता है, बाइल सॉल्ट सिंथेसिस भी इधर होती है। ये ज़्यादातर ना हेपेटोसाइट्स, लिवर सेल में प्रेजेंट होता है ये वाला स्ट्रक्चर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है लिवर में, ठीक है। अब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाइल सॉल्ट जो है बेसिकली याद होगा जब हम कहते हैं सेल की केमिस्ट्री, लिवर के फंक्शन पढ़ते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली और डिफरेंट फैट्स को चेंज करता है हमारे पास, कौन, लिवर, ठीक है, इसलिए एक डिजीज़ कहते हैं फैटी लिवर, वो हो जाती है जब कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल लेवल में वहाँ पे स्टोर हो जाए लिवर में, फिर डिफरेंट वो एनॉमलीज से एमिनेट करती हैं। खैर, बाइल सिंथेसिस भी इसी का रोल है। लिपिड मेटाबॉलिज्म क्यों है समझ आ रही है, क्योंकि बाइल सॉल्ट इधर बन रहा है, ठीक है, बाइल सॉल्ट इधर बन रहा है। बाइल क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। फूड में याद, डाइजेशन का चैप्टर याद करें। सेरामाइड बायोसिंथेसिस, सेरामाइड क्या होता है, सेरामाइड बनाता है, स्फिंगोसिन है, स्फिंगोसिन पढ़ा है ना, लॉन्ग अमाइनो अल्कोहल की चेन होती है और फैटी एसिड होते हैं और उसमें शुगर होती है, तो ये सारा स्ट्रक्चर मिलकर स्फिंगोसिन बनाता है। स्फिंगोसिन और फैटी एसिड का एक रिएक्शन हो और वो अमाइड बॉन्ड के साथ, अमाइड बॉन्ड पता है, ओ डबल बॉन्ड CNH, और ये, ठीक है, इस तरह का जो बॉन्ड हो अमाइड बॉन्ड, ठीक है, ये जो बॉन्ड होता है इसके साथ स्फिंगोसिन और फैटी एसिड अटैच होते हैं, ठीक है, तो इसको सेरामाइड बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेरामाइड, अमाइड बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, कौन, स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन के अलावा फैटी एसिड, स्फिंगोसिन एंड फैटी एसिड, तो सेरामाइड भी इधर बनते हैं। आगे है एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड विया एलोंगेज एंजाइम। एक एंजाइम होता है एलोंगेज। फैटी एसिड लेट से हमारे पास 16 कार्बन का है, ठीक है, एक हमने बना लिया ये, अब उसको और लेंथी करना है, यानी 19 कार्बन, 20, 25, पता नहीं कितने कार्बन तक हम लेके उसे जाना। तो बेसिकली ये तो 16 कार्बन साइटोप्लाज्म में बन गया, मगर फर्दर एलोंगेट होगा एलोंगेज एंजाइम के साथ, जो इसके साथ और कार्बन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन ऐड करके
इसको लॉन्ग कर देगा, ठीक है, इसकी लॉन्गेविटी इंक्रीज करेगा। स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड जो है, स्फिंगोसिन का बताया भी, तो वो जो फॉस्फोलिपिड हैं बेसिकली जिसपे फॉस्फेट भी साथ में अटैच हो जैसे स्फिंगोसिन के साथ, तो वो भी गोल्जी बॉडीज, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारी बात हो रही है, उसमें सिंथेसिस होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, ठीक है। एक एंजाइम होता है डीसैचुरेट, सैचुरेटेड में होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सिंगल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए डीसैचुरेज एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे पास कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली जो हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, ठीक है। तो ये सारा लिपिड से रिलेटेड बात हो रही है अभी। और हार्मोन की प्रोडक्शन में भी इसका रोल होता है। स्टीरॉइड्स का पता होगा, स्टीरॉइड्स के डेरिवेटिव हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा, इस सब को बनाने में इसका रोल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेसिकली स्टोर होती है कैल्शियम, टी ट्यूब्यूल्स पड़े होंगे, और यहाँ पे एक पंप होता है, ठीक है। पंप जो होता है वो बेसिकली प्रोटीन का मिलके बना होता है, प्रोटीन से, इंटेग्रल प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट वो होते हैं कैरियर्स। तो उसमें क्या होता है, जब आप एनर्जी एटीपी देते हो ना तो कैल्शियम रिलीज होती है, एटीपी यूज़ करके कैल्शियम रिलीज होती है, और वो कैल्शियम जो है बेसिकली डिफरेंट रोल परफॉर्म करती है साइटोसोल में, ठीक है, साइटोसोल में। मस्कुलर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हम डिस्कस किया था। अब एक उसका इम्पॉर्टेंट तरीन रोल है जो मैंने कहा था ना, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन का एक रोल है। जो जीनोबायोटिक्स होते हैं ना, जीनोबायोटिक्स बॉडी में आई गेस प्रेजेंट होते हैं, कंफर्म इट, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जीनोबायोटिक्स का, बट ये बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं प्रो कार्सिनोजेंस, ठीक है, प्रो कार्सिनोजन यानी ऐसी चीज़ जो कार्सिनोजन में कन्वर्ट हो सकती है। अब इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। हाउ इट इज़ प्लेइंग इट्स रोल, लिवर का भी एक रोल था, SSCRD, यानी सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ये लिवर सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो यानी इनडायरेक्टली के लिवर का एक रोल प्ले कर रहे हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखना, लिवर में प्रेजेंट होता है, हेपेटोसाइट्स में, लिवर फॉर्मिंग सेल। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे ये काम कर रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सुनने वाली चीज़ है, अगर आपने समझना मैकेनिज्म समझ सकते हैं, नहीं तो रट्टा लगा लें अगर आपने नहीं याद करना। एक होता है हमारे पास एंजाइम जिसका नाम होता है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज। ये होता है इन्वॉल्व डिटॉक्सिफिकेशन में, जीनोबायोटिक्स की, जो कि कार्सिनोजन होते हैं। करता क्या है ये जो होता है ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, नॉन पोलर स्ट्रक्चर को पोलर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज कौन चीज़ आसान से कर सकती है, जो कि होती है नॉन पोलर, ठीक है, ठीक है। अब वो पोलर हो तो वो आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। जब किसी चीज़ को आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसकी पोलर नेचर उसमें हेल्पफुल रोल प्ले करती है। तो ये नॉन पोलर चीज़ों को पोलर करता है, ठीक है। साइटोक्रोम किस तरह करता है, लेट अस डिस्कस। ये पोलर है, ठीक है, ये पोलर चीज़ों को मोर पोलर कर देगा और नॉन पोलर को पोलर कर देगा। इसका नाम क्या है, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेज नॉन पोलर को कन्वर्ट करेगा पोलर में, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं इसमें, ये साइटोक्रोम है P450 और इसके यहाँ पे लगा हुआ है हीम ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम ग्रुप होता है ना, इधर भी हीम ग्रुप होता है, Fe2+ आयरन का जो ग्रुप होता है, हीम ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ अटैच है, प्रोटीन के साथ अटैच है हीम ग्रुप। क्या होता है, NADH हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, या फिर NADPH, ठीक है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, इसी इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है हीम ग्रुप को। दोबारा सुनो, ये यहाँ पे साइटोक्रोम के साथ हीम ग्रुप अटैच है और यहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोल लो, ठीक है। ये इसमें क्या प्रेजेंट है, ये NADH ATP प्रेजेंट, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अपने दे सकते हैं, हाइड्रोजन से निकाल के इलेक्ट्रॉन दे देगा, हीम ग्रुप को दे देगा, हीम ग्रुप एक्साइट हो जाएगा और बॉडी में प्रेजेंट होगी ऑक्सीजन, ठीक है। उस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसको तोड़ेगा ये, ठीक है। ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड क्लीव कर देगा ये। अच्छा, ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव होता है तो क्या होता है, ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, स्पेशली एक को जो है बेसिकली ये है ना, एक ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन 2 मिल जाएं तो वो O-2 बन जाएगा, है ना, एनायनिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये एनायनिक स्ट्रक्चर इसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर बना देगा, और ये जो ऑक्सीजन, ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ क्योंकि ये इस तरह से बॉन्ड था ना इनके दरमियान में, यूँ तो ये इस तरह से बॉन्ड था, है ना। तो ये बॉन्ड तो जब टूटा तो एक को इलेक्ट्रॉन 2 दे दिए हमने, चलो वो तो एनॉयन बन गया। अब इसका क्या होगा, अब इसने रिएक्ट करना है ना, ये वाटर के साथ रिएक्ट किया, वाटर बना दिया। अब ये जाके जीनोबायोटिक्स के साथ अटैच हो जाएगा, जीनोबायोटिक्स। और जीनोबायोटिक्स में हाइड्रोजन ग्रुप पहले ही अटैच होता है, तो ये जाके हाइड्रोक्साइल ग्रुप बना देगा, ठीक है। ये आप सर्च कर सकते हैं, मैं इजी रखने के लिए बता रही हूँ। तो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन जब आती है तो वो हाइड्रोक्साइल बन जाता है, तो ये हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पोलर होता है, ठीक है। तो ये उसको पोलर कर दिया उसने जीनोबायोटिक्स को, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन में इसका रोल है, और ये पोलर स्ट्रक्चर यूरिन के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, जीनोबायोटिक्स। एक और रोल है इसका, इन्वॉल्वमेंट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये सारे वही रोल हैं जो कि लिवर में बेसिकली प्रोसीड होते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी लिवर में होती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में स्टोर होती है लिवर के अंदर, एनिमल स्टार्च होती है ग्लाइकोजन, ठीक है। C24H42 करके उसका कोई फार्मूला है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इट्स अ वेरी ब्रांच्ड पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ओके, सो मैं ये कह रही थी कि यार ये जो है ना ग्लाइकोजन, अब इसे ग्लूकोज जब हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये एक कंपाउंड है, ये एक एंजाइम है बेसिकली, आई एम सो सॉरी कंपाउंड कह रही हूँ, एंजाइम है, प्रोटीन से मिलके बना हुआ, कंपाउंड भी कह लो तो खैर है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है इसका नाम, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ये कन्वर्ट करता है इस बहुत मैसी हो गया, ये ग्लाइकोजन है, एंजाइम का नाम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये इसका नाम है। इसको ये कन्वर्ट कर देगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज में, ठीक है। इसके लिए ये एंजाइम चाहिए, है ना। ये कहाँ हो रहा है, लिवर में हो रहा है सारा प्रोसेस, इसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस हो रही है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब हो क्या रहा है यहाँ पे,